हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये इसका पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? ऑप्शंस हैं एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जेम्किंस या मैक्स मिलर। तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। He was born in the year 1723 in Scotland and is also known as father of capitalism. His classic work includes The Theory of Moral Sentiments. This was written in the year 1759. Second one is An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. This came in the year 1776, which is popularly known as Wealth of Nations. If we see कि Wealth of Nation में क्या क्या चीजें इन्होंने बताई हैं, तो पहला इन्होंने इसमें जो बताया वो था Division of Labor. That means he focuses on specialization, that the work should be divided into specialized tasks which helps in increasing the productivity. Now second one is invisible hand. इन इनविजिबल हैंड इन्होंने कहा कि जो भी इंडिविजुअल अपना खुद का सेल्फ इंटरेस्ट भी परस्यू करते हैं वो अनइंटेंशनली कहीं ना कहीं ओवरऑल सोसाइटी के भले के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। थर्ड वन इज फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का मतलब होता है कि जो भी चीजें हैं, लेट द डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड इट, लेट द डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट फ्रीली। गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम से कम होनी चाहिए। देयर शुड बी लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल ट्रेड. He also focused on international trade, that is free trade, that a country should benefit by specialization in what they produce best. Free trade के थ्रू benefit gain करना चाहिए उन products में या उन चीजों के प्रोडक्शन में जिसमें वो स्पेशलाइज्ड हैं, जिसमें वो बेस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। ऑप्शंस है, देयर इज ऑलवेज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सेकेंड है, देयर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। नेक्स्ट है, देयर इज ऑलवेज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिजायर एंड डिमांड। और लास्ट है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, व्हाट आर दीज अदर थिंग्स? दीज आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड अदर देन प्राइस, जैसे द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चेंज इन कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस, चेंज इन इनकम। ये सभी क्या है? अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड और द फैक्टर्स will affect the demand. So these are kept constant because we have to see the demand and price of that good between price of the commodity and its quantity demanded. Now, what the law of demand states that if other things remaining same, तो क्या होगा? When the price of a commodity increases, its quantity demanded decreases and vice versa. That is, अगर प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी. That means there is always a inverse relationship between the price and the demand. तो यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा. There is always an inverse relationship between price and demand. इसीलिए जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यहाँ पे हम रख लेंगे डिमांड ऑफ द कमोडिटी, यहाँ पे होगा वाई एक्सिस पे होगा प्राइस. तो ये आपका डिमांड कर्व है. डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. Why this is happening?
बिकॉज देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले प्राइस यहाँ पे था पॉइंट ए पे, उसके बाद तब क्वांटिटी डिमांडेड थी क्यू, प्राइस था पी, क्वांटिटी डिमांडेड थी क्यू। अब प्राइस घट गई, प्राइस घट के क्या हो गई, P1 हो गई। तो आप देखिए यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के क्या हो गया, Q1 हो गया पॉइंट बी। जैसे जैसे प्राइस घटता जाएगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी। सो देयर इज ऑलवेज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी विच इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड और इसके डिटर्मिनेंट्स पे मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं, तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, तो वहां से आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस अज्यूम्स। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या अज्यूम करता है? पहला, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स टोटल प्रोडक्शन विल डिक्रीज। दूसरा है, यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल्स। थर्ड है, सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड। और नेक्स्ट है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल्स टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। तो ये जो लॉ है ये इस बात पे बेस्ड है कि हम दो फैक्टर्स की यहां पर बात करेंगे। एक फैक्टर है कैपिटल, दूसरा फैक्टर है आपका लेबर। तो इन दोनों में क्या होगा, एक को फिक्स्ड रखा जाएगा, वन फैक्टर इज केप्ड फिक्स्ड एंड द अदर वन इज वेरिएबल, और वी कैन से वी इंक्रीज इट, वी कीप ऑन इंक्रीजिंग इट। ये वेरिएबल होता है एक फैक्टर फिक्स नहीं है, हम उसमें परिवर्तन करते हैं, बेसिकली हम उसको इंक्रीज करते हैं। तो एक फैक्टर फिक्स रहेगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहता है कि जब हम एक फैक्टर को फिक्स रखते हैं और जो दूसरा फैक्टर जो वेरिएबल है, जो चेंज हो सकता है, अगर हम उसको बढ़ाते जाते हैं, या कहें अगर हम कि एक फैक्टर कांस्टेंट है और एक फैक्टर को इंक्रीज किया जा रहा है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है। ऐसी सिचुएशन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाइज, यूनिवर्सल है, प्लस इट इज एप्लीकेबल इन एवरी फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। हर फील्ड ऑफ प्रोडक्शन में आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस मिल जाएगा। तो जब हम कंटिन्यूअसली ऐसा करते हैं कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स रखते हैं और दूसरे को बढ़ाते जाते हैं, तो जो टोटल प्रोडक्ट होगा उसमें क्या होता है, पहले क्या होता है, इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग रेट, ये फर्स्ट स्टेज है। दूसरा स्टेज में क्या होगा, इट इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग रेट। थर्ड स्टेज में क्या होगा, द टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग। तो ये तीन स्टेजेस में बेसिकली डिवाइड है आपका लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। कुछ इस तरीके से आपको इसका डायग्राम मिलेगा। तो टोटल प्रोडक्ट यहां पर क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग रेट, तो ये आपका क्या हो गया, स्टेज 1। फिर क्या करता है, इट इंक्रीजेस बट विथ डिक्रीजिंग रेट, तो ये हो गया स्टेज 2, और जब फॉल करेगा तो वो हो गया स्टेज 3। तो ये आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के हिसाब से ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एंड सम आर केप्ट वेरिएबल। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड फॉर फर्नीचर इज अ कंज्यूमर डिमांड, ड्यूरेबल डिमांड, प्रोड्यूसर डिमांड, या बोथ ए एंड बी। तो पहला क्या है, कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर डिमांड का मतलब होता है कि द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, demand for the goods and services which are used या which are consumed by the individuals और households। households या individuals के द्वारा यूज किया जाता है for self consumption,
अपनी खुद की कंजम्पशन के लिए इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड गुड्स की डिमांड करते हैं, उन्हें हम कंज्यूमर डिमांड कहते हैं। जैसे कि आपका क्लोथ्स हो गए, ग्रॉसरीज हैं, ये सभी क्या है? कंज्यूमर डिमांड है। सर्विसेज हो गई जैसे कि मूवीज या एजुकेशनल सर्विसेज, टूरिज्म, ये सभी क्या है? कंज्यूमर डिमांड होती हैं। दीज आर बेसिकली ड्रिवन या बेस्ड ऑन द पर्सनल नीड, टेस्ट एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दूसरा क्या है आपका? ड्यूरेबल डिमांड। ड्यूरेबल डिमांड का मतलब है ऐसे आइटम्स या ऐसे सामान की डिमांड करना जो लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक जिसका हम यूज कर सके, विच आर ड्यूरेबल, विच कैन बी यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। नॉट consumed immediately. These are not consumed immediately and basically are used for the longer period of time. जैसे कि हो गया कार, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर्स, ये सभी क्या है? ड्यूरेबल डिमांड्स होती हैं। इनमें क्या होता है? जो परचेज डिसीजन होता है वो फ्रीक्वेंट नहीं होता है, इट इज लेस फ्रीक्वेंट, बट जो अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इट इज हायर। नाउ द थर्ड वन इज प्रोड्यूसर्स डिमांड। प्रोड्यूसर डिमांड का मतलब होता है ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो बिजनेसेस या इंडस्ट्रीज डिमांड करती हैं। गुड्स डिमांडेड बाय द बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जिन गुड्स की डिमांड की जाती है उन्हें हम प्रोड्यूसर्स डिमांड कहते हैं बाय द बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज। क्या क्या डिमांड हो सकती है? जैसे कि आपका हो गया रॉ मटेरियल्स हैं, मशीन्स हैं, टूल्स हैं। तो यहाँ फर्नीचर की डिमांड की बात हो रही है, तो फर्नीचर की डिमांड आप देखिए कंज्यूमर डिमांड भी है और ये ड्यूरेबल डिमांड भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज diminishing marginal utility, Giffen's paradox, different uses of product या price of substitute goods। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस अगर बढ़ेगी तो जो डिमांड है वो घटेगी, अगर प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अब इसके एक्सेप्शन की स्थिति में क्या होगा? जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता, बल्कि ये क्या स्लोप करता है? अपवर्ड। इट स्लोप्स अपवर्ड। तो जितना अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी घट जाएगी। दिस इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, वेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट। देयर इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। What is there? There is direct relationship. In general हमने क्या पढ़ा है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड में। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बेसिक लॉ को ये फॉलो नहीं करता है या बेसिक लॉ को ये ब्रेक कर देता है। गिवन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जहां लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता है। ये क्या होते हैं? inferior goods होते हैं। These are types of inferior goods, but they are much inferior than the inferior goods. इनकी जो क्वालिटी होती है और खराब होती है और inferior होती है। तो यहां पर क्या होगा? बेसिक जो लॉ ऑफ डिमांड है वो ऑपरेट नहीं करता है। देखिए गिवन गुड्स के केस में कुछ चीजें हैं। पहला तो चीज ये है कि जो डिमांड होगी प्रोडक्ट की वो इंफीरियर गुड की होनी चाहिए। दूसरा, कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होने चाहिए मार्केट में, लैक ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स। इसके अलावा जो कंज्यूमर है उसकी इनकम का जो लार्जर पोर्शन है इनकम का वो कहाँ खर्चा होता है? इंफीरियर गुड्स पे। और गिवन गुड्स के केस में जो इनकम इफेक्ट होता है, इनकम इफेक्ट इज मोर और इट ओवर पावर्स द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा होता है। तो दीज आर द बेसिक अजम्पशंस। तो जो ये गिफिन्स पैराडॉक्स है, इसका नाम गिफिन्स पैराडॉक्स इसलिए है बिकॉज इट इज गिवन बाय सर रॉबर्ट गिफिन। It was popularized by Alfred Marshall in his book Principles of Economics.
in the year 1890. तो गिफिन पैराडॉक्स में क्या होगा, ये बेसिक कंडीशंस हैं. इंफीरियर गुड होना चाहिए, क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होने चाहिए, लार्ज प्रपोर्शन इनकम का इंफीरियर गुड पे खर्चा होना चाहिए, और इनकम इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. तो जब भी हम यहां पर बात करेंगे, देयर आर टू इफेक्ट्स, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस, लोग क्या करते हैं, चीपर सब्सटीट्यूट्स ढूंढते हैं. जो गुड है अगर उसका प्राइस बढ़ गया, किसी गुड्स का प्राइस बढ़ गया है, तो लोग क्या करते हैं, उसका सब्सटीट्यूट ढूंढते हैं जिसकी प्राइस अभी भी कम होती है, जिसकी वजह से जो ये आपका गुड जिसका प्राइस बढ़ गया है उसकी जो डिमांड है वो घट जाती है. दिस इज व्हाट द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट सेज. इनकम इफेक्ट क्या होता है? तो इनकम इफेक्ट, यहां पर इनकम बढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं कि इनकम पहले 5,000 थी अब 10,000 हो गई. यहां पर हम बेसिकली बात करते हैं रियल इनकम की. रियल इनकम का मतलब क्या है? मान लीजिए कि पहले कोई गुड था, यहां पे प्राइस के संदर्भ में बात होती है. मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट है, पहले जो उसकी प्राइस थी, मान लीजिए मेज है, पहले जो उसकी प्राइस थी वो क्या थी, 50 रुपए थी. अब इसकी प्राइस घट के हो गई है 20 रुपए. तो यहां क्या हो रहा है, पहले जितनी क्वांटिटी, मान लीजिए 1 किलो क्वांटिटी परचेज की जाती थी 50 रुपए में, अब इस प्रोडक्ट का दाम 20 रुपए हो गया है, यानी 1 किलो हम कितने रुपए में परचेज कर सकते हैं, 20 रुपए में. यानी यहां पर कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो क्या हो गई है, बढ़ गई अप टू 30 रुपीज. तो ये क्या होता है, आपका इनकम इफेक्ट होता है. तो इनकम इफेक्ट क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव. लेकिन जब हम गिफिन्स पैराडॉक्स की बात करते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट की. द इफेक्ट, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव. मान लीजिए कि एक हाउस होल्ड है, वो राइस परचेज करता था, मीट परचेज करना या वेजिटेबल परचेज करना उनके लिए एक लग्जरी की बात थी. तो अब यहां पर क्या होगा कि मान लीजिए कि राइस की जो प्राइस है, प्राइस ऑफ राइस हैज बीन इंक्रीज्ड. तो अब यहां पर क्या होगा कि राइस की प्राइस तो बढ़ गई है, तो उस हिसाब से राइस की डिमांड लॉ ऑफ डिमांड के बेस पर घट जानी चाहिए. लेकिन चूंकि द लार्जर पोर्शन ऑफ इनकम इज यूज्ड ऑन इंफीरियर प्रोडक्ट, लार्जर पोर्शन कहां यूज हो रहा है, इंफीरियर प्रोडक्ट पर यूज हो रहा है, तो अगर राइस की प्राइस बढ़ जाएगी तो उनके पास इतनी इनकम नहीं बचेगी कि वो दूसरे किसी प्रोडक्ट पर उसको यूज कर पाए. तो वो क्या करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड को कट डाउन करेंगे और जो आपका इंफीरियर प्रोडक्ट था उसकी डिमांड को और बढ़ाएंगे, यानी और ज्यादा उस प्रोडक्ट को वो खरीदने लगेंगे. क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज द प्राइस हैज इंक्रीज, नाउ दे हैव लेफ्ट विथ वेरी लेस अमाउंट इन देयर हैंड. अब उनके पास कम पैसे बचे हैं, तो जो दूसरा लग्जरियस प्रोडक्ट था उसकी जो डिमांड है उसको वो कट डाउन करके जो इंफीरियर प्रोडक्ट होगा उसको ज्यादा परचेज करने लगते हैं. दे कंज्यूम मोर इवन व्हेन द राइस इज एक्सपेंसिव. तो यहां पर क्या हो रहा है कि डिमांड कर्व क्या होगा, अपवर्ड शिफ्ट करेगा. प्राइस बढ़ने पर भी जो डिमांड है वो घट नहीं रही है बल्कि बढ़ रही है. तो यहां पर देखिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, गिफिन्स पैराडॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, if demand of a commodity is inelastic, an increase in its price will cause the total expenditure of consumer of goods to increase, decrease, remain the same या becomes zero. तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, इंक्रीज. इफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज inelastic, यानी कि इट इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस. प्राइस चेंजेस पे इट इज नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव, यानी कि कंज्यूमर सेम बाइंग करता रहेगा, सेम अमाउंट ऑफ बाइंग करता रहेगा प्रोडक्ट की, अगर प्राइस बढ़ जाए तब भी. तो जो ये इनइलास्टिक डिमांड होती है ये क्या होती है, लेस देन 1 होती है. जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है इट इज लेस देन 1. तो अगर
प्राइस बढ़ जाता है तो जो क्वांटिटी डिमांड होगी, जो परसेंटेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है। जो परसेंटेज ड्रॉप होगा वो स्मॉलर होगा देन द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस। जितना प्राइस में इंक्रीज हो रहा है उससे डिमांड में जो डिक्रीज होगा वो कम होगा, प्रोपोर्शनेटली कम डिक्रीज होता है। अगर प्राइस बढ़ रहा है, इफ प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड में कमी तो आएगी लेकिन ये क्या होगी, स्मॉलर प्रोपोर्शन में होगी, कम कमी आएगी। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। द टोटल एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज। टोटल एक्सपेंडिचर हेयर मींस व्हाट इज टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस इनटू क्वांटिटी। कितना प्राइस है और कितनी क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं। तो चूंकि प्राइस बढ़ गया है, द प्राइस हैज इंक्रीज्ड, और जो डिमांड है उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है, कम परिवर्तन आता है, तो ऑब्वियस है कि टोटल एक्सपेंडिचर इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, कंपैरिजन में बढ़ेगा। तो अगर डिमांड इनइलास्टिक है और प्राइस बढ़ती है तो जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा गुड्स पे वो भी बढ़ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑन द स्ट्रेट डिमांड लाइन इज। ऑप्शंस हैं 0, इक्वल टू 1, मोर देन 0 या लेस देन 1। तो देखिए पॉइंट मेथड से जब हम कैलकुलेट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ उसकी बात हो रही है कि स्ट्रेट डिमांड लाइन अगर है तो उस केस में मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होगी। इसको एक हम देख लेते हैं डायग्राम ड्रॉ करके। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन गई है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट ए पर क्या है, इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटिव, और यहाँ पॉइंट बी पे क्या है, इलास्टिसिटी इज 0। इसके बाद आप देखिए पॉइंट P1 पे इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, पॉइंट P इज इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, दैट इज दिस इज द मिड पॉइंट। इसके बाद P2 पे देखिए इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। तो जो मिड पॉइंट है यानी पॉइंट P, इस पे इलास्टिसिटी क्या होती है आप PB अपॉन PA, और ये क्या होगा आपका इक्वल टू 1 होगा। So at the midpoint on the straight demand line, the price elasticity is equal to 1, यानी यूनिटरी। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a consumer increases units of X commodity, when a consumer increases units of X commodity by giving up some units of Y commodity, even attain the same level of satisfaction, MRS will be calculated as। ऑप्शंस है चेंज इन एक्स कमोडिटी अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी, दूसरा है चेंज इन वाई कमोडिटी अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, थर्ड है चेंज इन कमोडिटी एक्स अपॉन चेंज इन वाई कमोडिटी, और नेक्स्ट है चेंज इन वाई कमोडिटी अपॉन चेंज इन एक्स कमोडिटी। तो देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का क्या मतलब है, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स टू गुड्स, in that case if a consumer wants to increase the quantity of one good, then the quantity of other goods is to be reduced। मान लीजिए दो कमोडिटी है, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई। कंज्यूमर अगर एक यूनिट एक्स कमोडिटी की कंज्यूम कर रहा था तो मान लीजिए 50 यूनिट्स वाई कमोडिटी की कंज्यूम कर रहा था। अब अगर एक्स की वो एक यूनिट को बढ़ाना चाहता है तो वाई की कुछ यूनिट उसको घटानी पड़ेगी, मान लीजिए 45 यूनिट्स। फिर एक्स यूनिट को बढ़ाना है तो उसको वाई की और यूनिट्स को कम करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली इट इज यूज्ड इन इंडिफरेंस कर्व। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिफरेंस कर्व देयर वी सी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि x की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए y की कुछ यूनिट्स को हमको कम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे फॉर्म होगा, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS ऑफ x फॉर y, यानी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है क्वेश्चन में, y कमोडिटी की हम कुछ यूनिट्स को गिव अप कर रहे हैं ताकि हम x की यूनिट्स को बढ़ा सके। तो MRS ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x।
जिसमें रिडक्शन हो रहा हो उसको आप न्यूमरेटर में रखिए और जिसमें इंक्रीमेंट हो रहा हो उसको आप डिनोमिनेटर में रखेंगे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन कमोडिटी y अपॉन चेंज इन कमोडिटी x, तो which will called as MRS XY. So डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. तो अगर हमें MRS निकालना है x का फॉर y, तो हम क्या करेंगे, चेंज इन द कमोडिटी y, जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसको आप न्यूमरेटर में रखिए और जिसमें इंक्रीमेंट हो रहा है उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो यहां पर देखिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चेंज इन y कमोडिटी अपॉन चेंज इन x कमोडिटी, दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is true? When TU is maximum, MU is 0. When TU decreases, MU remains constant. TU and MU are not interrelated, या फिर all the above. इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। यूटिलिटी एनालिसिस से मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है, इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार टीजीटी के एग्जामिनेशंस में पूछे गए। तो चलिए देखते हैं क्या रिलेशन है टीयू और एमयू में। तो यहाँ पे आप देखिए एक्स एक्सिस पे हम रख लेते हैं यूनिट ऑफ एप्पल को और वाई एक्सिस पे हम रखेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को। यहाँ पर हम देख सकते हैं जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, ध्यान से देखिए, जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया है तब टोटल यूटिलिटी क्या है, अपने मैक्सिमम पे है। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। एंड व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव द टोटल यूटिलिटी डिमिनिशेस या इट स्टार्ट्स फॉलिंग। तो क्या हो गया यहाँ पर, जब MU पॉजिटिव है टोटल यूटिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। जब MU 0 होता है टोटल यूटिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एंड व्हेन MU इज नेगेटिव टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग या इट डिक्रीजेस। तो ये रिलेशन हमको देखने को मिलता है। जिस पॉइंट पे MU 0 होता है इसको हम पॉइंट ऑफ सैटिटी या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं। तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, व्हेन TU इज मैक्सिमम MU इज 0। Next question है, the relationship between rate of input of productive services and rate of output is known as। ऑप्शन है प्रोडक्शन फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन, सप्लाई फंक्शन या नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट बाय यूजिंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है इट इन्वॉल्व्स the analysis of input and output relationship. Different inputs are used or factors are used to produce the output. Production function को हम ऐसे कह सकते हैं, Q is equal to, Q is the function of F1, F2, F3 and so on. Q stands here for a quantity of commodity and F1, F2, F3 ये सभी क्या है, factors of production है। and labor, capital, technology, these are the factors of production. मान लीजिए एक फर्म है, वो जो प्रोडक्ट बनाती है वो सिर्फ 2 फैक्टर्स से बनाती है, कैपिटल से और लेबर से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Q इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल कॉमा लेबर। ये क्या हो गया आपका प्रोडक्शन फंक्शन। So the relationship between rate of inputs of productive services and the rate of output is known as production function. Next question है, utility derived from consumption of an additional unit of a good is called। Options हैं total utility, marginal utility, additional utility या derived utility। Utility is the want satisfying power of a commodity। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है,
तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम क्या कहते हैं? एडिशनल यूटिलिटी कहते हैं, विच इज डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक गुड की हम कंजम्पशन कर रहे हैं, जब हम उसकी एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो जो यूटिलिटी होती है, जो यूटिलिटी डिराइव होती है, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। MU is TUN minus TUN minus 1. Marginal utility, as we have seen earlier, it can be positive, it can be 0 and it can be negative. तीन हो सकती है, पॉजिटिव होती है, जीरो होती है और नेगेटिव होती है। और टोटल यूटिलिटी क्या होता है? तो इज द समेशन ऑफ MU, aggregate of marginal utility derived from various units of a commodity is known as total utility. यहाँ पे देखिए सबसे पहला ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा है और ये किसकी बात कर रहा है? टोटल यूटिलिटी की बात कर रहा है। तो MU में देखिए यूनिट ऑफ एप्पल x एक्सिस पर है और मार्जिनल यूटिलिटी y एक्सिस पर है। तो देखिए जब फर्स्ट यूनिट एप्पल का कंज्यूम किया गया तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी? 50 थी। फिर जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया गया तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी? आपकी 40 थी। When third unit of apple is consumed, marginal utility have 20. इसके बाद देखिए फोर्थ यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम किया गया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ गई? 15 आ गई। और इसके बाद जब 6 यूनिट का कंजम्पशन किया जा रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ 0 है। दिस पॉइंट इज इटसेल्फ कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैटिटी और सैचुरेशन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड मेनी टाइम्स। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि पॉइंट ऑफ सैटिटी क्या होता है। तो पॉइंट ऑफ सैटिटी पे आपसे पूछ सकता है कि MU क्या होता है? पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ सैटिटी या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन नाम से भी क्वेश्चन आता है। तो पॉइंट ऑफ सैटिटी पे MU क्या होता है? 0 होता है। इसके बाद देखिए अगर अभी भी एडिशनल यूनिट की कंजम्पशन की जा रही है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होगा उस गुड के कंजम्पशन से वो नेगेटिव हो गया। तो टोटल यूटिलिटी को देखिए पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर ये मैक्सिमम पहुंच जाता है, फिर ये फॉल करने लगता है या डिक्रीज होने लगता है। और यहाँ देखिए 6 पे पॉइंट ऑफ सैटिटी है व्हेन MU। अब यहाँ से देखिए एक और क्वेश्चन आता है, पॉइंट ऑफ सैटिटी पे MU और TU क्या होंगे? तो MU पॉइंट ऑफ सैटिटी पे 0 होता है और TU क्या होता है? मैक्सिमम होता है। दिस पॉइंट इज टर्म्ड एज पॉइंट ऑफ सैटिटी और पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ऑप्शंस हैं फ्लो कॉन्सेप्ट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स या फिर स्टेट ऑफ इनपुट्स। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टेट ऑफ इनपुट जो है ये एट्रीब्यूट नहीं है। तो अभी हमने देखा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन is the function of for example K and L, that is capital and labor. तो attributes में देखिए flow concept तो होगा, inputs used per unit of time, input used per unit of time to output per unit of time. पर यूनिट ऑफ टाइम में कितना इनपुट यूज किया गया है टू प्रोड्यूस द आउटपुट, दिस इज फ्लो कॉन्सेप्ट। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन में आपको देखने को मिलेगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिलेगा कि गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जो होगी वो अफेक्ट करती है कि इनपुट कैसे कितना जल्दी आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स कि कितनी क्वांटिटी इनपुट की लगाई जा रही है, दिस विल ऑल्सो इम्पैक्ट द प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन स्टेट ऑफ इनपुट इस तरीके का कोई टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मार्केट स्ट्रक्चर द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। ऑप्शंस हैं डुओपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन या फिर मोनोपोली। तो ऐसा कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है? तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन। ऐसा मार्केट होता है जहां पर जो डिमांड होती है वो क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक होती है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मान लीजिए यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पे हो गया डिमांड, वाई एक्सिस पे हो गया आपका प्राइस। सो द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे आप देखिए
प्राइस मान लीजिए पहले P था तो क्वांटिटी Q थी, अब प्राइस बढ़ के P1 हो गया तो क्वांटिटी क्या हो गई, Q1 हो गई। यहाँ पे देखिए सेम प्राइस पर वेरियस क्वांटिटी को परचेज किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक फर्म जितना चाहे उतनी क्वांटिटी प्रोडक्ट की सेल कर सकता है एट द गिवन प्राइस, लेकिन हायर प्राइसेस को चार्ज नहीं कर सकता। हायर प्राइसेस कैन नॉट बी चार्ज्ड, क्योंकि अगर आप हायर प्राइस चार्ज करते हो तो कंज्यूमर क्या होता है, स्विच कर जाता है टू द सब्स्टिट्यूट्स। अब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, जो परफेक्ट कंपटीशन होती है वो क्या होता है, फर्म्स जो होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं। इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिसाइड कर दिया सभी फर्म्स उसी प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल करती हैं। तो एक जो कंज्यूमर होता है वो वेरियस क्वांटिटीज परचेज करता है एट द गिवन प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन। ऑप्शंस हैं शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, नेवर या ऑलवेज। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शॉर्ट रन। एक परफेक्ट कंपटीशन जो फर्म होती है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है इन दी शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में वो हमेशा अर्न करती है नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बारे में देख लेते हैं। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहां पर होगा, व्हेन AR और P विच इज AR इज मोर देन AC, एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। तो यहां पर क्या होता है, आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि AR इज मोर देन दी एवरेज कॉस्ट। यहां जितनी एवरेज कॉस्ट पड़ रही है उससे ज्यादा आपका AR है। एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। तो यहां पर क्या होगा, द फर्म विल अर्न द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होगा उसका, यहाँ पे ये देखिए आप प्रॉफिट का स्ट्रक्चर है पूरा PABE, दैट इज PA इंटू OM। PA इंटू OM इज इक्वल टू PABE। ये टोटल प्रॉफिट का एरिया होगा या टोटल प्रॉफिट होगा। दूसरा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको जीरो प्रॉफिट भी कहते हैं। इट इज द सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस वेयर P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC। यानी अगर हम सिंपल टर्म में बात करें, व्हेन AR इज इक्वल टू AC देन इट इज द सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। यहां पर देखिए पॉइंट E पर, दिस इज द सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। थर्ड है एबनॉर्मल लॉस। शॉर्ट रन में क्या होगा, फर्म को कभी कभी लॉस उठाना पड़ता है, दैट इज AC, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, ये आपका एवरेज कॉस्ट है और ये आपका एवरेज रेवेन्यू है। तो एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, ये लॉस की सिचुएशन होती है। लेकिन when AC is more than AR then also the firm didn't stop the production। फर्म प्रोडक्शन स्टॉप नहीं करती, वो प्रोडक्शन कंटिन्यू करती है। तब तक कंटिन्यू करती है जब तक वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल पा रही है। जितना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है अगर फर्म उतना गेन कर पा रही है शॉर्ट रन में तो वो प्रोडक्शन बंद नहीं करती है, लॉस पर भी प्रोडक्शन करती है। लेकिन जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल पाता है तब वहां पे क्या होता है, प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाता है, दैट इज शट डाउन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू माल्थस द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री ग्रोज। ऑप्शंस हैं अरिथमेटिकली, एल्जेब्रिकली, ज्योमेट्रिकली, एट कांस्टेंट रेट। तो देखिए माल्थस की जो पॉपुलेशन थियरी है, जनसंख्या सिद्धांत है, थॉमस Robert Malthus. He has given a very practical theory during his time related to population. First economics who gave definite theory of population. इन्होंने अपनी जो थियरी दी थी उसमें इन्होंने कंपैरिजन किया था पॉपुलेशन का, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का विद द फूड ग्रेन्स। इनका मानना है कि द पॉपुलेशन टेंड्स टू इंक्रीज फास्टर, द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फास्टर देन द इंक्रीज इन दी और ग्रोथ इन दी फूड सप्लाई। इसको बताने के लिए इन्होंने बताया कि जो पॉपुलेशन है वो क्या होती है, ज्योमेट्रिकली बढ़ती है। पॉपुलेशन इंक्रीजेस ज्योमेट्रिकली,
यानी क्या हो गया, मान लीजिए 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। बट द फूड ग्रेन्स ये कैसे बढ़ते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। द पॉपुलेशन इंक्रीजेस ज्योमेट्रिकली और विद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाइल फूड ग्रेन्स इंक्रीजेस विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये सिर्फ उन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज किया था ये बताने के लिए कि जो पॉपुलेशन में बढ़ोतरी होती है या पॉपुलेशन में इंक्रीज होती है वो कंपैरेटिवली फास्टर होती है इन कंपैरिजन टू द फूड ग्रेन्स। यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं फूड ग्रेन्स इंक्रीजेस विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्स एक्सिस पे फूड ग्रेन है, वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज करता है, इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू माल्थस द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री ग्रोस, ऑप्शन सी ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बढ़ती। माल्थुजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया यूपीटीजीटी कॉमर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। होपफुल ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।